हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि भाई जो फरवरी माह में कितना क्या करंट है, तस्करी प्रहार क्या है, वीर गार्जियन क्या है, धर्म गार्जियन क्या है, और जो कौन सी जो नई पनडुब्बी है वो शामिल होने वाली है, और कौन सी पनडुब्बी ने इंडोनेशिया में डॉक किया। तो पूरा डिफेंस हमने ओवरऑल फरवरी का हमने कवर कर लिया था। तो ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, है ना, 40 मिनट से ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा इसका एक दूसरा पार्ट बनाऊँ। तो करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बुक्स एंड ऑथर। ठीक है, हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी बुक्स लिखी जाती हैं जो अपनी बेहतरीन लेखन शैली के लिए या कंट्रोवर्शियल लेखन शैली के लिए क्या है, पूरी दुनिया में, पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाती है। तो उन्हीं बुक्स और ऑथर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा टाइम बचेगा तो कुछ स्टेट न्यूज़ को भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंक मार्कर इज रेनिंग बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स फरवरी के जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में एक किताब आई है, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। ठीक है, ये किताब किसने लिखी है? इस किताब में दिखाया गया है कि कैसे जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो इंडिया है उसकी जियो पॉलिटिक्स को, उसकी फॉरेन पॉलिसी को एकदम 360 चेंज करके रख दिया है। ठीक है, और नॉट इन नेगेटिव वे बल्कि पॉजिटिव वे में। आज अगर हम देखें और हमें रियलाइज़ भी होता है कि आज इंडिया जो है एक मोस्ट वांटेड कंट्री है। यूएसए को भी इंडिया से दोस्ती करनी है, रसिया को भी अमेरिका इंडिया से दोस्ती करनी है। इवन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो भी दिल से चाहती है कि भाई हम इनसे दोस्ती कर लें। ठीक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जो इंडिया है वो इकोनॉमिकली, ठीक है, फिनेंशियली बहुत ताकतवर होकर उभरा है। इसके अलावा एक बड़ी जो डिफेंस शक्ति है, रक्षा शक्ति है, वो बन के उभरा है। ठीक है, चाइना के एक विकल्प के रूप में उभरा है। तो ये सब इसमें दिखाया गया है, इस बुक में बताया गया है कि भाई कैसे मोदी जी ने आके 360 जो है ग्लोबल ऑर्डर को बदल के रख दिया। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, यानी कि ग्लोबल ऑर्डर मतलब ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रसिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, सबको हमारी दोस्ती चाहिए, सब हमारे बेस्ट फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इस बुक में समझाया गया है, और ये बुक लिखी है मिस्टर जेपी नड्डा ने। नड्डा, और जेपी नड्डा कौन है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसके द्वारा लिखी गई है? जेपी नड्डा के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब हाल ही में एक बुक लिखी गई जिसका नाम है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। ये बुक किसने लिखी है? ठीक है, इससे पहले कि ये बुक किसने लिखी है, आइए इस बुक के बारे में थोड़ा जानते हैं। बुक इन ऑफ ए बिहारी लिटरेचर, यानी कि जो बिहार का जो लिटरेचर है, ठीक है, वो कितना शानदार है, कितनी भाषाएं, कितनी बोलियां यहाँ पे बोली जाती हैं। ठीक है, लेखन शैली का विकास यहाँ पे हुआ है। ठीक है, एक से एक जाने माने कवि हुए हैं। तो बताया गया कि जो बिहार की जो लेखन शैली है, जो लिटरेचर है, वो बहुत पुराना है। ठीक है, आजकल के टाइम पे क्या होता है, जो बिहार है उसको बड़ी डिग्रेडिंग नज़र से देखते हैं कुछ लोग। ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार इज़ द मोस्ट इंटेलेक्चुअली रिच स्टेट ऑफ इंडिया। बुद्धिमान लोगों का एक स्टेट है। आप किसी भी देश में चले जाएं, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके त्रिपुरा तक, मिजोरम तक, आपको जो
ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, उस पर कब्जा किसका मिलेगा? बिहार का कब्जा मिलेगा, ठीक है। आप लेखक देखिए, बहुत सारे लेखक जो हैं कहाँ से आते हैं? बिहार से आते हैं, ठीक है। तो बिहार का लिटरेचर, ठीक है, अपने आप में यूनिक है, और ये बिहार का लिटरेचर ही है जो बिहार के लोगों को इंटेलेक्चुअल बनाता है, और बिहार के इंटेलेक्चुअल लोग जो बिहार का लिटरेचर है उसको मिलके और रिच बनाते हैं, ठीक है। तो यही इस बुक में दिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक है, कि बिहारियों को डिग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डिग्रेड समझने की ज़रूरत नहीं है ना। दे आर द मोस्ट इंटेलेक्चुअल क्रिएचर ऑन दिस प्लानट, ठीक है। तो ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है मिस्टर अभय के ने ये किताब लिखी है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, किसने लिखी है? द बुक ऑफ द बिहारी लिटरेचर, ये लिखी है मिस्टर अभय के ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन हुआ नई दिल्ली में, और यहाँ पे एक बुक लॉन्च हुई कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। ये किताब किसने लिखी है? इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये किताब किसने लिखी है, इस किताब का कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस किताब के थ्रू बताया गया है कि भाई जो इंडिया की जो वैक्सीन कोविड-19 के टाइम पे किसी को भरोसा नहीं है ना, कि एक देश जो कोरोना में फंसा हुआ है, डेवलपिंग कंट्री है, पुअर लोग रहते हैं, ठीक है, खाना मांग रहे हैं सरकार से, है ना, भत्ता मांग रहे हैं सरकार से, और सरकार को टास्क पूरा करना है कि इनको वैक्सीनेट किया जाए ताकि जो कोरोना है उससे बचा जा सके। ऐसे देश ने इतनी विषम परिस्थितियों में, ठीक है, 8 महीनों के अंदर वैक्सीन का निर्माण किया, और 1.5 साल के अंदर पूरे देश को वैक्सीनेट करके रख दिया। इस तरह से इंडिया की जो कोविड-19 की वैक्सीन की ग्रोथ स्टोरी है इस बुक में दिखाई गई है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, हाँ। और इसके साथ ही क्या है कि जब ये बुक आप देख रहे हैं इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, तो जब आप देखेंगे तो सरकार की बड़ाई है ये, ठीक है। तो सरकार जो इसको बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो इस बुक को का जो इनॉग्रेशन है, विमोचन है, वो किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस बुक का विमोचन किया था मनसुख मंडाविया ने, मनसुख मंडाविया। और ये कौन है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर है हमारे मनसुख मंडाविया जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, मुंडको उपनिषद, ठीक है। मुंडका उपनिषद, मुंडका उपनिषद, और मुंडका उपनिषद ए गेटवे टू इटर्निटी, ए गेटवे टू इटर्निटी। और ये लिखी है किताब डॉक्टर कर्ण सिंह ने, डॉक्टर कर्ण सिंह। और ये कौन है? हरि सिंह, महाराजा, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के बेटे, और कांग्रेस के लीडर हैं ये, कांग्रेस के जाने माने लीडर हैं। तो इन्होंने लिखी है मुंडका उपनिषद ए गेटवे टू इटर्निटी। इसके थ्रू किताब में बताया गया है कि जो मुंडका उपनिषद है उसकी जो जिस्ट है, उसका सार है, ठीक है, उसकी जो थीम है उस किताब के अंदर पुटअप करने की कोशिश की गई है। और इसके थ्रू बताया गया है कि मुंडका उपनिषद अपने आप में बहुत ही रैशनल उपनिषद है, ठीक है। अगर इसको कोई पढ़ ले, ठीक है, तो इटर्निटी को पा जाए, ठीक है। हमारा जो सत्यमेव जयते हम जो यूज करते हैं हमारा नेशनल एम्बलेम के नीचे, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? इसी मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो मुंडकोपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी, ये किताब लिखी गई है डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा, जो कि कांग्रेस लीडर हैं, और जो पुराना जम्मू कश्मीर स्टेट था उसके महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए थे, उनके बेटे हैं ये, ठीक है। बहुत बार, और इनके नाम रिकॉर्ड भी बहुत काफ़ी हैं, काफ़ी डिसिप्लिन्ड माने जाते हैं, है ना। और कई बार इनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो अपने आप में चाहे
कांग्रेस के लीडर होने के नाते कांग्रेस के लीडर्स इनकी रेस्पेक्ट करते हैं। इसके साथ ही जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, ठीक है, वो भी इनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती है, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ठीक है, इस बुक को याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, चलिए नेक्स्ट बुक है हमारी, वो है एज गुड एज माई बर्ड। एज गुड एज माई बर्ड। और ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है मिस्टर के.एम. चंद्रशेखर। मिस्टर के.एम. चंद्रशेखर ने लिखी है। और ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं हमारे भारत के साल 2011 तक, ठीक है। तो इन्होंने इस किताब को लिखा है ना। ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, बट इन्होंने जो इंटरनल गवर्नमेंट के राज हैं वो इसमें खोलने की कोशिश की है कि जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी वो कैसे काम करती थी, है ना, कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उसका उसमें कितना इंटरफेयर था। इन सब बातों को इन्होंने बताया, और उन्होंने बताया कि इन चैलेंजेस के बीच में मैंने अपना काम ईमानदारी से कैसे किया। इसीलिए इस बुक का नाम है एज गुड एज माई बर्ड बाई के.एम. चंद्रशेखर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट बुक है हमारी बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म। बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म ये किताब किसने लिखी है? और ये किताब लिखी है मिस रचना रावत। रचना रावत क्या है? बिपिन रावत की बेटी है, ठीक है। इन्होंने इस किताब को लिखा है और इस किताब में के थ्रू बताया गया कि भाई जो बिपिन रावत हैं उनको एज ए आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो सभी लोग जानते हैं, एज ए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एज ए CDS सभी लोग जानते हैं। बट इस बुक के थ्रू एक ऐसा एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई बिपिन रावत जो थे वो एज ए पर्सन कैसे थे, एज ए पेरेंट कैसे थे, ठीक है, एज ए हस्बैंड कैसे थे। तो इनमें जो बिपिन रावत हैं उनकी बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ठीक है, एक लाइफ दिखाई गई है कि वो कैसे पिता थे, कैसे हस्बैंड थे, कैसे बिहेव करते थे, ठीक है। तो उनकी पर्सनल साइकोलॉजी को डिस्क्लोज करने की कोशिश की गई है रचना रावत जी के द्वारा, जो बेटी हैं किसकी? जनरल बिपिन रावत की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी स्नेक इन द गंगा। गंगा 2.0, स्नेक इन गंगा 2.0। और बहुत जियो पॉलिटिक्स की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है, ठीक है। इसे दो लोगों ने मिलकर लिखा है जिनका नाम है राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन, ठीक है। राजीव मल्होत्रा एंड विजया विश्वनाथन, ठीक है। स्नेक इन द गंगा, बड़ा नाम थोड़ा अटपटा सा रखता है, बड़ा फिलोसफिकल नाम इन्होंने दिया है इसको, स्नेक इन द गंगा। इसका तात्पर्य है स्नेक्स इन गंगा। गंगा जो है डिनोट करता है इंडिया को, ठीक है, और स्नेक एनिमी, ठीक है। इस बुक के थ्रू जो इंडिया के एनिमी हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है,
है ना। और शॉकिंगली इस बुक में यूएसए को इंडिया का सबसे बड़ा स्नेक बताया गया है, ठीक है, सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया और उसके पीछे आर्ग्यूमेंट दिया गया है, ठीक है। इसका पीछे आर्ग्यूमेंट देते हुए राजीव मल्होत्रा जी और विजय विश्वनाथन जी कहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है पूरी दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि भाई यूएस का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कैसे यूएस का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो कहते हैं कि भाई यूएस की जो सुपर पावर स्टेटस है वो छिनते जा रहा है, चाइना उसको रिप्लेस करते जा रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, ओके, तो इसमें इंडिया का दुश्मन कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि चाइना को अगर कोई टारगेट कर सकता है, अगर चाइना को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो इंडिया है। यानी कि अगर चाइना फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे आएगा। यानी कि एक टाइम 20 साल बाद ऐसा आने वाला है कि जब चाइना जो होगा फर्स्ट पोजीशन पे होगा और जो इंडिया है वो सेकंड पोजीशन पे होगा और यूएस थर्ड पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यूएसए का जो इकलौता राइवल है वो चाइना नहीं है, इंडिया भी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, राइवल है लेकिन दुश्मन कैसे हो गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि यूएस जो है क्वाड बनाएगा, ठीक है, वेपन देगा कि चाइना से लड़ने के लिए जाओ चाइना से लड़ो, लेकिन हमें यूएसए के ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। हमें अगर चाइना हमसे डायरेक्टली आके लड़ता है वी विल टेक केयर ऑफ इट, हम देख लेंगे, ठीक है। बट यूएसए के उकसावे पे हमें चाइना के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। क्यों, क्या हम हार जाएंगे? नहीं, इसका जवाब नहीं है। बट क्या होगा फिर, यूएसए के इशारे पर क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि भाई मान लो यूएसए के भड़कावे में आके चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया, इंडिया ने चाइना पे अटैक कर दिया, दो देश लड़ेंगे और दो न्यूक्लियर पावर देश लड़ेंगे, इंडिया और चाइना, ठीक है। किस हद तक लड़ेंगे ये कोई नहीं जानता, ठीक है, लेकिन इस हद तक लड़ेंगे कि वो दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे। चाइना इंडिया को बर्बाद कर देगा और इंडिया चाइना को बर्बाद कर देगा, ठीक है। इससे फ़ायदा किसको होगा? इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा यूएस को होगा, क्योंकि यूएस का जो नंबर 1 सुपर पावर स्टेटस है वो थोड़े दिन और आगे चले जाएगा, क्योंकि जो उनको बाईपास करने वाले थे वो तो लड़ाई लग करके बहुत पीछे चले गए, ठीक है। तो ये बुक कहने का प्रयास करती है कि भाई ऐसे स्नेक से बहुत ज़्यादा, ऐसे एनिमीज से बहुत ज़्यादा मतलब सावधान रहें जो दोस्त दिखते दोस्त हैं बट एक्चुअली में वो इंडिया का भला नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये बुक यूएसए के बारे में ऐसे पर्सपेक्टिव रखती है। इसके अलावा अब कहती है कि भाई जो एनिमी है ना वो देश के बाहर नहीं, देश के अंदर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों को टारगेट किया गया है इसमें, जैसे एनजीओज को टारगेट किया गया है। उन्होंने कहा एनजीओज हमारे यहाँ दूसरे कंट्रीज़ में एनजीओज का काम क्या होता है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना, जो काम गवर्नमेंट ने, जो सर्विसेज गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है वो सर्विसेज देना। बट हमारे यहाँ एनजीओज का काम क्या है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को रोकना, ठीक है, जो फालतू के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको फंडिंग दिलाना, ठीक है, धार्मिक भावनाओं को आहत करना। और इस सब का रिजल्ट क्या होगा, ये एनजीओ एक दिन हमारे देश को सिविल वॉर की कगार पे ले जाके खड़ा कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा नक्सलवाद, कश्मीर विवाद, खालिस्तान इशू के बारे में बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये बहुत एक मस्ट रीडेबल किताब है फॉर दोज जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनका जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक, ए मैटर ऑफ हर्ट एजुकेशन इन इंडिया, ए मैटर ऑफ हर्ट एजुकेशन इन इंडिया। और ये किताब लिखी है अनुराग बहर ने। अनुराग बहर साहब ने ये किताब लिखी है और इस किताब के माध्यम से इन्हें दिखाने की कोशिश की है कि भाई जो इंडिया में जो एजुकेशन है ना वो ए मैटर ऑफ हर्ट है। अब ये कहने का इनका मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि भाई जो इंडियंस हैं दे आर इनबॉर्न जीनियस। इसका बहुत एग्जाम्पल है, अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों को लीड कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, है ना, इवन वर्ल्ड बैंक को भी लीड करने वाला जो पर्सन है अब वो कौन है, एक इंडियन है। तो इंडिया के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ठीक है। बट ये टैलेंट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है,
यानी कि नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और भी ज़्यादा बढ़ सकता है अगर हम अपनी एजुकेशन को थोड़ा सा चेंज करें। उन्होंने कहा क्यों, एजुकेशन में क्या खामी है भाई? उन्होंने कहा भाई जो हम आज हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ये किस पे मतलब बेस्ड है कि भाई कॉलेज जाओ, नोट्स बनाओ, ठीक है, डिग्री लो, जॉब करो। इस तरह का जो इकोसिस्टम है एजुकेशन के लिए वो डेवलप हो गया है। बट एक्चुअली इंडिया का जो एजुकेशन का पर्पज़ है ये कभी था ही नहीं। इंडिया में एजुकेशन का पर्पज़ था लर्निंग, सीखना, ठीक है। लिखना हमारे शास्त्रों में कभी लिखा ही नहीं है, ठीक है। वेद पुराण बहुत बाद में असेंबल किए गए, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, सुनकर और उसको इम्प्लीमेंट करने की परंपरा, ठीक है। ये हमारे यहाँ एजुकेशन हुआ करती थी। एजुकेशन का मतलब रोजगार नहीं होता था, एजुकेशन का मतलब रुचि होती थी, इंटरेस्ट होता था, है ना। कि मतलब किसी का पक्षियों में, पशुओं में या में ध्यान लग गया तो वो बायोलॉजिस्ट हो गया। जिसका अपने पेड़ पौधों में लग गया वो बॉटनी वाला हो गया, ठीक है। जिसका मेडिकल में ध्यान लग गया, लोगों के इलाज में, वो डॉक्टर हो गया, ठीक है। जिसका रुचि क्या है, बहुत सारी चीज़ें बनाने में हो गई, इन्वेंशन करने में हो गया, वो साइंटिस्ट इंजीनियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो इकोनॉमिक सिस्टम था इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। हमें एजुकेशन सिस्टम को पढ़ो, लिखो, नोट्स बनाओ, एग्ज़ाम दो, ग्रेजुएशन करो, नौकरी पाओ, इस वाले कॉन्सेप्ट से निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बुक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उन चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। तो ए मैटर ऑफ हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, किसने लिखी है? ये अनुराग बहर साहब ने लिखी है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये किसने लिखी है? श्रीमंत कोटके ने लिखी है। श्रीमंत कोकते ने लिखी है। और ये इनकी फर्स्ट बुक है इंग्लिश में, फर्स्ट बुक इन इंग्लिश, ठीक है। मराठी लैंग्वेज के बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं ये, ठीक है। तो इनकी किताब है छत्रपति शिवाजी महाराज और ये इंग्लिश में लिखी गई है। तो इंग्लिश में लिखी गई इनकी पहली किताब है, ठीक है। तो ये हमारी जो है फरवरी माह की जो है कुछ किताबें रहीं, ठीक है। अब इसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्टेट न्यूज़ को, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार आप। चल स्टेट न्यूज। स्टेट न्यूज। अब स्टेट न्यूज में सबसे पहले, ठीक है, हाल ही में आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, नई राजधानी है, ठीक है, उसको डिक्लेयर किया गया कि भाई अब ये राजधानी होगी। तो किस शहर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। हाल ही में किस शहर को
आंध्र प्रदेश की नई राजधानी घोषित किया गया है। घोषित किया गया है, ठीक है। तो कौन सा शहर है जिसको घोषित किया गया आंध्र प्रदेश की राजधानी? तो उसका नाम है भाई विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी डिक्लेयर किया गया, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में एक स्टेट ने एक समग्र शिक्षा अभियान कैंपेन जो है शुरू किया गया है, और इस समग्र शिक्षा अभियान का जो पर्पज़ है वो क्या है कि जितनी भी अनप्रिविलेज्ड गर्ल हैं, ठीक है। अनप्रिविलेज गर्ल का मतलब होता है कि भाई ऐसी लड़कियां जो बहुत गरीब परिवार से आती है, ऐसी लड़कियां जो तथाकथित नीची जाति से आती हैं, जिनको दलित बोला जाता है, उस जाति से आती है, उन लड़कियों के एम्पावरमेंट के लिए समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया एक स्टेट ने। कौन सा स्टेट है जिसने समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया है? ठीक है, चलिए। हाल ही में किस राज्य ने वंचित महिलाओं, लड़कियों के सशक्तिकरण हेतु समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? समग्र शिक्षा अभियान नामक कैंपेन शुरू किया है। तो इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने, है ना, जो समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है ताकि जो लड़कियां गरीब हैं या दलित वर्ग से आती हैं उनको अच्छी और मानकफुल शिक्षा जो है मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र ने अपना जो है स्टेट सॉन्ग रिवील किया कि भाई अभी ये जो है महाराष्ट्र का स्टेट सॉन्ग होगा। तो किस सॉन्ग को महाराष्ट्र का स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया गया है? ठीक है, हाल ही में किस गाने को महाराष्ट्र का राज्य गीत घोषित किया गया? किस सॉन्ग को डिक्लेयर किया गया है महाराष्ट्र का राज्य गीत? ठीक है, तो इसका है कि जय जय महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा को डिक्लेयर किया गया है महाराष्ट्र राज्य गीत, महाराष्ट्र का राज्य गीत। ठीक है, अब बड़ी आलोचना हो रही है इसको लेके बीजेपी की गवर्नमेंट की कि भाई जो महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, और कहा जा रहा है भैया आप तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हो और आपकी ही पार्टी की सरकार एक राज्य में क्या अपना सेपरेट राज्य गीत बना रही है। ठीक है, तो क्या इससे
जो राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन या राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसकी भावना यहाँ तो नहीं होती। क्या ये जो राज्य गीत सारे राज्य बनाने लगेंगे और इसको लेके जब एक दूसरे के अंदर प्राइड भरेगा, तो क्या जो स्टेट वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वाले, इनके बीच में झगड़ा स्टार्ट नहीं होगा? क्या एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस पर क्लेरिफिकेशन देते हुए कहा है कि भाई हमारा मकसद इसका महाराष्ट्र के लोगों में प्राइड भरना नहीं है, स्टेट का प्राइड भरना नहीं है। हमारा मकसद है कि भाई हम इस गाने के थ्रू जो हमारा महाराष्ट्र है उसकी ग्लोरी को बढ़ावा दें, ठीक है, उसके टूरिज्म को प्रमोट करें। तो जय जय महाराष्ट्र माझा, इसको डिक्लेयर किया गया है महाराष्ट्र का नया राज्य गीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक बड़ी विचित्र घटना हुई कि मध्य प्रदेश या कोई छत्तीसगढ़ कोई राज्य है ना, तो हाल ही में वहाँ पे सीएम का दौरा था और पता चला कि सीएम जिस गांव में दौरा करने जा रहे हैं उसका नाम इस्लामपुर है। ठीक है, तो इसको देख के जो राज्य प्रशासन है वो डर गया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ऐसे गांव में मतलब जाएंगे, तो रातों रात उस गांव का नाम बदल के क्या कर दिया गया, जगदीशपुर कर दिया गया। ठीक है, इस्लामपुर का नाम जगदीशपुर कर दिया गया। ठीक है, तो कौन सा राज्य है वो? में किस राज्य में इस्लामपुर नामक स्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जगदीशपुर कर दिया गया। कर दिया गया। तो ये राज्य है मध्य प्रदेश, याद रखेंगे इसको। मध्य प्रदेश में जो नाम है वो बदलकर क्या कर दिया गया, इस्लामपुर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया। ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था कि मतलब जो बीजेपी है वो मुस्लिम विरोधी है, फलाना ढिमकाना, लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टियां जितनी विरोधी नहीं होती जितनी ये ब्यूरोक्रेसी बना देती है। ये रातों रात किसने किया, ब्यूरोक्रेसी ने किया, एक डर में कि सीएम गुस्सा ना हो जाए। ठीक है, तो जगदीशपुर इस्लामपुर बन गया जगदीशपुर, किस स्टेट में, मध्य प्रदेश में। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की गवर्नमेंट ने पतंजलि के साथ एग्रीमेंट किया है कि जो पाम ऑयल है उसकी खेती के लिए, कि भाई आओ हमारे यहाँ पे और हमारे यहाँ पे पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा दो। ठीक है, तो कौन सा राज्य है? हाल ही में किस राज्य ने पतंजलि के साथ पाम ऑयल की खेती हेतु समझौता किया है? तो इसका नाम है, इस स्टेट का नाम है नागालैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो नागालैंड ने पाम ऑयल की खेती के लिए क्या किया है, समझौता किया है, करार किया है, किसके साथ में,
पतंजलि के साथ में। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने पतंजलि के साथ पाम ऑयल की खेती हेतु समझौता किया है, तो आपका आंसर होगा नागालैंड। और अगर ये आपसे पूछ ले कि हाल ही में नागालैंड ने किस कंपनी के साथ पाम ऑयल की खेती हेतु समझौता किया, आपका आंसर होगा पतंजलि। और आपसे ये पूछ ले कि हाल ही में नागालैंड ने पतंजलि के साथ किस क्षेत्र में समझौता किया है, तो आपका आंसर होगा पाम ऑयल की खेती हेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, बाल मित्र। ये क्या है बाल मित्र? बाल मित्र एक व्हाट्सएप चैटबॉट है, ठीक है, जिसको चाइल्ड राइट बॉडी द्वारा, चाइल्ड राइट कमीशन है, उसने जारी किया है। देखा जाता है कि जैसे बच्चों के साथ उनके पड़ोस में, उनके रिश्तेदारों के द्वारा, है ना, कभी कभी हरासमेंट हो जाता है ना, यौन शोषण हो जाता है, तो जिसकी शिकायत बच्चे किसी को नहीं कर पाते, माँ बाप को नहीं बोल पाते और सालों साल तक शोषित होते रहते हैं। तो ऐसी कई सारी स्टोरियाँ आई हैं जो बड़े के लोगों ने शेयर किए हैं कि मतलब मेरे अंकल ने मेरे साथ इतने साल तक यौन शोषण किया है, फलाना ढिमकाना। तो इस तरह की चीज़ों से बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट्सअप चैटबॉट शुरू किया गया है, क्योंकि आजकल के टाइम पे सभी बच्चे जो हैं मोबाइल यूज करते हैं, है ना। रीज़न क्या है? जो क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, कोरोना, थैंक्स टू कोरोना, तो सारे लोग मोबाइल भी यूज करते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप भी यूज करते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप पे स्टडी मटेरियल आता है स्कूल का, है ना। तो व्हाट्सअप चैटबॉट शुरू किया गया है कि भाई बच्चों को अगर कोई हरासमेंट कर रहा है, उनका कोई शोषण कर रहा है, तो बच्चे इसकी शिकायत कर सके। तो कहाँ की चाइल्ड राइट कमीशन ने ये व्हाट्सअप चैटबॉट लागू किया है, ठीक है, शुरू किया हाल ही में। किस राज्य, हाल ही में किस राज्य के बाल अधिकार आयोग ने बाल मित्र व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया है? की शुरुआत की है, तो आपका आंसर होगा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। दिल्ली बाल अधिकार आयोग ने बाल मित्र नामक व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरुआत की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन आप एज इट इज ना देखा करो चीज़ों को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है हाल ही में दिल्ली के बाल अधिकार आयोग ने कौन सा व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया है, तो कौन सा चैटबॉट शुरू किया है? बाल मित्र चैटबॉट शुरू किया, ठीक है ना। और किस राज्य ने शुरू किया? तो दिल्ली ने शुरू किया। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य ने काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया है, ठीक है। तो काला घोड़ा, है ना, काला घोड़ा एक आर्ट है जिसमें काले घोड़े जो हैं बनाए जाते हैं डिफरेंट शेप में और आकर्षक तरीके से बनाने की कोशिश की जाती है। तो काला घोड़ा आर्ट कहाँ की है? महाराष्ट्र की आर्ट है। तो काला घोड़ा महोत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा भाई? काला घोड़ा महोत्सव भी मनाया जाएगा महाराष्ट्र में। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अभी स्टेट में थोड़ा रह गया है ना,
तो स्टेट कवर कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, और थोड़ा जो एक छोटा सा टॉपिक होगा उसको भी कवर कर लेंगे। तो ये आज इस वीक जो है 3 पार्ट में हम इस करंट अफेयर्स को रिलीज करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स हमारा थोड़ा पीछे चल रहा है ना। तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट मोड पे लेके आना होगा, है ना। अब हम जल्दी जल्दी के चक्कर में चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सारी चीज़ें सही तरीके से पढ़ाना हमारा जो है दायित्व है ना। जल्दबाजी करना हमारा दायित्व नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट 3 बनाएंगे, और नेक्स्ट सेशन में जो बची हुई स्टेट न्यूज़ हैं उनको करेंगे, और इसके साथ साथ कोई छोटा सा टॉपिक है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।